देखिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में होता क्या है, इसको 5 स्टार रेटिंग देना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और ये बार बार काम भी आता है। जब टेक ओवर करोगे तो वहां पे भी मिलेगा, प्रोफेशनल में जाओगे वहां पे भी मिलेगा, ये बार बार मिलेगा, है ना। 5 स्टार रेटिंग दे दिया, आ जाओ। अब देखो प्राइसिंग फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। पहले तो प्राइसिंग की जरूरत क्यों है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये बहुत जगह यूज होता है, ध्यान से सुनना। सुन लो, एकदम शांत हो जाओ, इधर देखो। सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं, देख लो इधर देखो, पैर से पैर हटाओ तो पहले तुम लोग, चलो जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, और ऐसे भी करना छोड़ो, ऐसे चलो एकदम सीधा बैठो ऐसे। अरे पूरा पोज दे रही है फोटो खिंचवाने का, है ना। ऊंट की तरह अपना गर्दन दूसरे की कुर्सी पर रखी हुई है ना, है। ऐसे कोई बात नहीं, आगे कोई बैठा नहीं, मैं समझ गया, तभी तो रखी हो। सब एकदम एक्टिव हो गया। उसको उसको देखो, उसको देखो, जमीन में क्यों देख रही है, हाँ सीधा देखो, और एकदम चलो एक बार ऐसे करो तो करो। करो, देखना कुर्सी मत तोड़ देना तुम लोग। कर दिया, हुआ कुछ कुछ बॉडी में खून गर्म हुआ नहीं हुआ? अरे दूसरे को मारना नहीं, बगल वाले को, है। चलो अब ध्यान से सुनो, एकदम शांत 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 शांत। अब सुनो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि कंपनीज जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है तो 1-to-1 अरेंजमेंट होता है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मान लो कि मैं कंपनी हूं और ये मेरा रिलेटिव है, और ये 1-to-1 अरेंजमेंट है, पब्लिक उब्लिक तो इन्वॉल्व है नहीं, तो इनको अपने कंपनी का जिस शेयर का वैल्यू होना चाहिए था 25, इनको 5 ही रुपए में दे दिया। कौन देखने वाला? तो क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके। तो याद रखना, आपका जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो शेयर का दाम जिस पर तुम बेचोगे वो तय इस फॉर्मूला से होगा। तो इस फॉर्मूला से जो प्राइस आएगा वही प्राइस होगा, उससे आप नीचे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल इधर देखिए, इधर देखिए। अब ये फॉर्मूला क्या है सो सुनो। इसमें 2 तरीके की बातें हैं। अगर कंपनी को लिस्टेड हुए हुए कितने मंथ हो गए? 6 महीने से ज्यादा, तो याद रखिएगा ये वाला केस है। तो आपका जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का प्राइस होगा वो अभी नीचे मैं 3 ऑप्शन दूंगा, जो तीनों ऑप्शन का, एक्चुअली 2 ऑप्शन है, जो दोनों ऑप्शन का हायर होगा वो आपका मिनिमम होगा। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तुमको करना क्या है सो देखो, ए में पहले 26 वीकली हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेना है। का ये क्या हुआ सर? तो सुनो सिखाता हूं। सुनो, 1 वीक हुआ, 1 वीक में तुम्हारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 हुआ होगा। पांचों दिन का, जैसे मंडे का भी, ट्यूसडे का भी, वेंसडे का भी, थर्सडे का भी, फ्राइडे का भी। पहले यहां क्लोजिंग प्राइस वर्ड होता था, क्या होता था? क्लोजिंग। अब इन्होंने क्लोजिंग हटा के कर दिया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो आपको मंडे का निकालना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मान लो ये निकला तुम्हारा 100, ठीक। ट्यूसडे को निकला 80, वेडनेसडे को निकला 70, थर्सडे को निकला 120, फ्राइडे को निकला 130। अब तुम बताओ इस वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कौन है? 130। ये 1 वीक हुआ, ऐसा 26 वीक आएगा, 26 बार। बात समझ में आया? ऐसा क्या आएगा? 26 बार आएगा। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 26 वीक पीछे कहां से जाएंगे? तो वो जाएंगे रेलेवेंट डेट से। तुम्हारे चार्ट में नीचे लिखा होगा, रेलेवेंट डेट वर्ड है। और रेलेवेंट डेट कौन सा डेट है? जिस दिन एसआर पास हुआ है उससे 30 दिन पहले। इधर देखो, पहले सुन लेना अच्छे से, बाद में समझ में नहीं आएगा। इधर देख लो, तुमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का सोचा है तो एसआर पास करोगे, तो इस दिन एसआर पास हुआ, इससे पीछे जाओ 30 दिन, ठीक है। इससे पीछे 30 दिन गए, ये है रेलेवेंट डेट। अब यहीं से तुम 26 वीक पीछे जाओ और हर वीक का निकालो। कितना बार निकलेगा? 26 बार। तो 26 बार हाई निकलेगा और 26 बार लो भी निकलेगा। वीकली हाईएस्ट कितना निकला था अभी अपने एग्जांपल में? 130, और लोएस्ट कितना था?
70। तो ठीक है, ये एक एक वीक का मैंने निकाला था, एक एक वीक का निकालोगे, ये 26 वीक का। अच्छा, सबको जोड़ के डिवाइड बाय कर दोगे, मान लो 52, तो ये एवरेज हो गया। अब तुम लैंग्वेज पढ़ो उसको, एवरेज ऑफ वीकली लिखा होगा, वर्ड तुम लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज जो बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 26 वीक प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रेलेवेंट डेट, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, मिला? तो 26 वीक का हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों को जोड़ के डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एवरेज। तो बताइए ये कितने दिन का ट्रेंड पता चला तुम्हें? 6 महीने का ट्रेंड पता चला। जानते 26 वीक 6 महीने होता है, तो 6 महीने का एक ट्रेंड पता चला। फॉर एग्जाम्पल मान लो इससे आंसर आया 170, इससे क्या आंसर आया? 170। तुम्हारे बुक में तो चार्ट बना हुआ ना, तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो 170, ए पॉइंट का आंसर 170 लिख लो। 170 लिखा, ए पॉइंट से क्या आया? 170। ठीक, अब तुम पिछले 2 वीक का लो, अगर 2 वीक में हम डेज में कन्वर्ट कर लें तो बताओ तो कितने डेज होंगे 2 वीक में? 14 दिन नहीं होते हैं भगवान, ट्रेडिंग डेज की बात किया मैंने, तो 10 ही दिन होंगे ना। तो 10 डेज वीकली हाईएस्ट, 10 डेज वीकली लोएस्ट, और उसका निकाल दो तो 2 वीक का तुम्हारा ट्रेंड पता चल जाएगा। तुम्हारे ए से क्या आंसर आया था? 170, इससे आया 150, मान लो इससे आया 150, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा? 170। आंसर इज 170। तो 170 से कम पे आप शेयर नहीं दोगे, 170 या 170 से ऊपर पे ही आप शेयर दोगे। तो क्या ये स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के अनुसार, एक 26 वीक का ट्रेंड ले लिया, एक 2 वीक का ट्रेंड ले लिया, एक नजदीकी ट्रेंड ले लिया, एक पीछे का ट्रेंड ले लिया, नहीं समझे? और दोनों ट्रेंड को कंसीडर करते हुए ये प्राइस निकल गया। समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन बात बताओ, अगर कंपनी को लिस्टेड हुए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, तो यहां लिख दो लेट्स से 4 मंथ्स, मतलब अभी कंपनी को कितने महीने हुए हैं? बस 4 महीने हुए हैं लिस्टेड हुए हुए। तो तुम्हारा इधर वाला तो नहीं लगेगा, क्योंकि इधर वाले के ए पॉइंट में 26 वीकली था। तो यहां एग्जाम्पल लिखे तुम, लेट्स से 4 मंथ लिखा। तो अब सुनो, अब एक बात बताइए, कंपनी को लिस्ट हुए हुए 4 महीने हुए, तो इधर के फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, नया फॉर्मूला उसके लिए। आइए, पहला, कंपनी कैसे लिस्ट होती है? कंपनी लिस्ट होने का 2 तरीका है, या तो आईपीओ लाके लिस्ट होती है, या मर्जर एंड अमलगमेशन की वजह से लिस्ट होती है। तो मालूम है एक अनलिस्टेड कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी में मर्ज कर जाए तो वो भी लिस्ट हो जाती है। तो सुनो, यहां देखो, अगर तुम्हारा आईपीओ आया था तो आईपीओ का प्राइस उठा लो। अगर तुम्हारा 391 394 लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे बुक में देखो ठीक लिखा हुआ 230 से 232, तो ठीक करो, 230 से 232। जानते हो ना आजकल मर्जर एंड अमलगमेशन का सेक्शन बदला हुआ है, और पुराने कंपनी एक्ट में होता था 391 से 394। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 वाला आ गया गलती से। तो आजकल कौन चल रहा है? 230 से 232। ये नहीं है तुम्हारे बुक में जहां लिखा होगा वहां तो 230 से 232 लिखा होगा। 230 से 232 ही लिखा है या कुछ और लिखा है? 230 से 232। तो उसमें आपको याद होगा शेयर एक्सचेंज करने के लिए वैल्यूएशन होता है, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर्स आया होगा शेयर एक्सचेंज के लिए, हम मान के चल रहे हैं आईपीओ आया था, मान लो आईपीओ का दाम 100 रुपया था, तो ए पॉइंट से क्या आया? 100 लिखो, आईपीओ प्राइस 100 रुपया। हम मान के चल रहे हैं आईपीओ से कंपनी लिस्ट हुई थी, तो आईपीओ प्राइस क्या था? 100, तो ए पॉइंट क्या हो गया? 100। चलो दूसरा, एक बात बताओ, 4 महीने से तो लिस्टेड हो ना भाई, 26 वीक का डेटा नहीं दे सकते, 2 वीक का तो दे सकते हो ना। तो ये डिट्टो हो गया, बी सेम हो गया। अच्छा, बी का उधर क्या रेट आया था? 150, तो इधर भी लिखो 150 लिखा, 150। तो बताओ ए से क्या लिखा? 100, बी से क्या लिखा? 150। अच्छा, मान लो 26 वीक से लिस्टेड नहीं हो, मतलब 6 महीने से लिस्टेड नहीं हो, पर 4 महीने से तो लिस्टेड हो, तो ये फॉर्मूला 4 महीने का तो लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। वही एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अरे भाई 26 वीक का नहीं निकाल सकते हो। 4 महीने में कितने वीक हुए होंगे? 24 नहीं, 24 नहीं, 16 वीक हुए होंगे। 16 हुए होंगे ना, 4 चौका 16 हुए ना, तो 16 वीक का तो निकाल सकते हो भगवान, 26 वीक का नहीं निकाल सकते तो बोलो। तो आप उसका निकाल दो, मान लो उसका निकल गया 200,
लिखो तो सी पॉइंट से 200 निकल गया, तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फिर आंसर 200 होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कैसे समझ में आ गया? अगर कंपनी को लिस्ट हुए 6 महीने हो चुके हैं तो, या 6 महीने से ज्यादा है तो 6 महीने का ट्रेंड ले लो और पिछले 2 वीक का ट्रेंड ले लो। और अगर कंपनी को लिस्ट हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं तो लिस्ट जैसे हुई है उसका प्राइस ले लो, 2 वीक का प्राइस ले लो, और जितने दिन से लिस्टेड है उसका ले लो। उन सबों में से कंपेयर करके देखना, जो हायर आएगा वो तुम्हारा मिनिमम ऑफर प्राइस होगा। कहाँ? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और ये जो 2 वीक पीछे जाना है, 4 महीने जाना है, 6 महीने जाना है, कहाँ से जाओगे? रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट कब? 62(1) AC में जो SR पास हुआ है उससे 30 दिन पहले से गिनती करना स्टार्ट करोगे। याद रहेगा? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी 5 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज का डेटा उठाओगे? जिस स्टॉक एक्सचेंज पर हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम हो। अरे जिस स्टॉक एक्सचेंज पर ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा होगा वहीं से ना डेटा उठाओगे, है ना। और जिस पर ज्यादा ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा तो उसका डेटा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा गलत निकलेगा, क्योंकि वहां ट्रेडिंग हो रहा ही नहीं। चलो अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने देखा कि अगर कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी को लिस्ट हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं तो जितने हुए हैं उतने से निकाल देते हैं। लेकिन अब 6 महीने हो गए, मान लो अब 6 महीने हो गए, जैसे तुमने देखा होगा 200 निकला था अपना आंसर, लेकिन 200 तब निकला था जब 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन किए थे। लेकिन अब 2 महीने और गुजर गए तो 6 महीने हो गए। तो क्या अब इस साइड वाले से फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब 26 वीकली वाला, यस अब लगा सकते हैं। अब 26 वीकली वाला लगाया तो 225 आ गया। तो बताओ क्या जिन जिन को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 200 पे कर दिया था, क्या उससे 25 रुपया और मांगूंगा? लेकिन कम आ गया होता तो रिफंड नहीं होता। तुम जरा पढ़ के देखो तो कहां लिखा हुआ ये, हाउएवर ऑन कंप्लीशन देखो, यहां क्या फिर से प्राइस कंप्यूट होगा, है ना, फिर से प्राइस कंप्यूट होगा। और नया प्राइस अगर तुम्हारा ज्यादा आ गया तो फिर अलॉटी को उतना डिफरेंस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब 4 वीक पे ही हम 200 में शेयर दे रहे हैं तो बोल के देंगे कि देखो अभी तो 4 महीने के हिसाब से मैंने किया है, लेकिन 6 महीने होते फिर से कैलकुलेशन होगा, और उसमें अगर कोई ज्यादा प्राइस आ गया तो तुमको फिर से देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? जैसे तुम 4 महीने का 200 आंसर निकाले थे और 6 महीने होने के बाद 225 निकल गया, तो फिर 225 मतलब 25 रुपया और उनको देना पड़ेगा। याद रहेगा? तो इसका मतलब इधर जो 6 महीने से कम वाला जो फॉर्मूला है वो टेम्पररी फॉर्मूला है। क्या है? टेम्पररी। परमानेंट तो वो 26 वीकली वाला ही है। याद रहेगा? हेडिंग बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने देखा होगा कि तुम जो प्राइसिंग कर रहे हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस उठा रहे हो कि स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का दाम कैसा चल रहा है। पर एक बात बताइए, ये तो उन कंपनीज को सूट करेगा जिनके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे, मतलब खूब ट्रेडिंग होती हो। लेकिन ऐसी कंपनी जो लिस्टेड तो हैं पर उनके सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो क्या वहां पे भी वही 26 वीकली हाई ये सब वाला फॉर्मूला लगाना ठीक होगा, या फिर उनका अलग से वैल्यूएशन होगा? अलग से वैल्यूएशन होगा। पहले पढ़ो ये क्या लिखा है, प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे कैसे शेयर्स का? इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। इनफ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ये ऐसे शेयर्स हैं जो लिस्टेड तो हैं पर इसमें ट्रेडिंग होती नहीं है। भारत में 50-60 हजार लिस्टेड कंपनी है, पर तुम देखना शेयर का दाम उठाओगे तो बहुत खींचोगे तो 50-100-500 कंपनी, तो बाकी सारी कंपनी लिस्ट तो हो गई है पर उनके शेयर्स में ट्रेडिंग होती ही नहीं। अब जिनके शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं कि घटिया कंपनी है, क्या पता उस कंपनी का नाम उतना मार्केट में ना हो पर काम मजबूत हो। क्या? अरे जिनके शेयर्स में ट्रेडिंग होती है वही अच्छी कंपनी होती है, ऐसा थोड़ी है यार। तो याद रखिएगा, ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स में ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग हो रही नहीं है उनका फिर याद रखिएगा इशूअर करेगा। कौन करेगा? कंपनी खुद करेगी। बाकी कुछ पैरामीटर्स, जैसे बताओ कौन कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेगी? बुक वैल्यू, कंपैरेटिबल ट्रेडिंग मल्टीपल एंड सच अदर पैरामीटर्स जो लगता है उस ऐसी कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए कस्टमरी है। कस्टमरी का मतलब उस सेक्टर में यही रीति रिवाज चलता है। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ इतना ही से हो जाएगा या एक किसी मर्चेंट बैंकर या इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्राइसिंग हुई है वो एज पर लॉ है? एज पर क्या है? लॉ है। क्योंकि इशूअर अगर प्राइसिंग करेगा तो हमेशा कम कर देगा जानबूझ के,
क्योंकि उसको अपने रिलेटिव को या अपने डायरेक्टर्स को क्या पहुंचवाना है, फायदा, समझे। तो इसलिए तो फ्रीक्वेंटली है तो उसका तो फॉर्मूला ही है, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली है तो इश्यूअर खुद ही कर लेगा, लेकिन बशर्ते उसको एक सर्टिफिकेट ला के रखना पड़ेगा, किसका, या तो मर्चेंट बैंकर का या रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, कि जो हमने वैल्यूएशन किया है वो वैल्यूएशन सही है। आइए और भी है। अच्छा, एक ऐसी कंपनी जिसके एसेट्स क्या हो चुके हैं, देखो तो, जल्दी बोलो, पढ़िए पढ़िए जल्दी से, पढ़ो जल्दी, पूरा पढ़ो पहले। याद रखना, ऐसी कंपनी जिसकी हालत बहुत खराब है तो उसका फिर ना 26 वीकली वाला कंसीडर नहीं करते, सिर्फ 2 वीक वाला कंसीडर करते हैं। कहां लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। मतलब ऐसी कंपनी जो जैसे नहीं आईबीसी में पहुंच जाती है कंपनीज, और जानते हो आईबीसी में कौन सी कंपनी पहुंचती है, जो स्ट्रेस्ड है, मतलब जिसकी हालत बहुत खराब है, तो उसका 26 वीकली लेने का फायदा नहीं होगा। सुनो, क्योंकि 26 वीक पहले तो क्या पता वो हेल्दी कंपनी हो और इधर जाके बेचारी इंसॉल्वेंट होने पर आ गई हो। तो जिसकी हालत इंसॉल्वेंसी की है वो टेम्पररी अभी तो हुआ होगा कुछ ही दिन में, तो उसका फिर 26 वीक का कंसीडर करने का फायदा नहीं है। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब कोरोना के बाद अब अगर बैच का कंपैरिजन करें तो अगर मैं 2019 वाला का कंपैरिजन करूंगा तो हमेशा दुख में रहूंगा, नहीं रहूंगा। क्या 2019 में 18 में मेरे पास 600 बच्चे होते थे, आज 200-250 बच्चे होते हैं, तो मुझे लगा मैं बर्बाद हो गया, फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन क्या बताइए, ये कंपैरिजन सही है? प्री कोरोना पीरियड एक अलग जिंदगी थी, अलग लाइफ थी, अब पोस्ट कोरोना अलग लाइफ है। चीजें बदल चुकी हैं, सब कुछ नहीं बदल चुका, आईटी आ चुका, ऑनलाइन हो गई चीजें, सब कुछ तो यही 20-21 सब में हुआ है। तो इस बात को समझिए, अगर आपका स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं तो बहुत पीछे से कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, ये थोड़ा ताजा ताजा कंपैरिजन ठीक होगा। बताओ ताजा कौन होता है, 26 वीकली ताजा होता है या 2 वीक ताजा होता है? तो इसमें सिर्फ 2 वीक लेंगे, क्या लेंगे, 2 वीक, याद रहेगा।